So today we have to start the last part of Holi. There are some questions. Why do Holi's parents accept Visambar's marriage proposal? वो क्या reason था? What was that unusual reason for that Holi's parents accepted Visambar's marriage proposal? Yes. तो वो क्या reason था जिसकी वजह से भोली के पेरेंट विसंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है? ऑल्दो ही वाज नॉट सो यंग, वो कोई युवा नहीं था, still they accepted the proposal. Why does the marriage not take place? ये शादी हुई क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम आ गई? Today we have to explore this. 10 years passed, सालों बीत गए. भोली continued her studies in that school. उस स्कूल में भोली पढ़ती रही. She was still not so beautiful, but yes, her intelligence was growing day by day. हर दिन वो बुद्धिमान हो रही थी और इस तरीके से one day a proposal for her from Visambar, so called a grocer, एक ग्रोसर था, उसकी दुकान थी और उसका प्रपोजल आता है भोली को शादी के लिए. सालों बीत गए. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. अब उनका जो गांव था वो कोई गांव नहीं रह गया था, एक छोटा सा कस्बा हो गया था. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम द हाई स्कूल. और छोटा सा प्राइमरी स्कूल जिसमें भोली को पहली बार भेजा गया था, अब वो हाई स्कूल तक पहुंच गया था, यानी लगभग 10 साल बीत चुके थे. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन सेट. इतना ही नहीं, गांव वालों के मनोरंजन के लिए एक पिक्चर हॉल भी छोटा सा बना दिया गया था. हालांकि छत जो उसकी थी वो टिन सेट था, फिर भी. एंड अ कॉटन ग्रिनिंग मिल, और कपास धुलने की मशीन एक लग गई थी वहां पे, एक छोटी मोटी मिल लग गई थी, यानी एक छोटी मोटी फैक्ट्री लग गई थी. द मेन ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. उनके स्टेशन पे अब कुछ मेल ट्रेन जो सुपर फास्ट थी वो भी रुकने लगी थी. इस तरीके से यू कैन से दैट लॉट्स ऑफ चेंज टुक प्लेस इन हर विलेज. बहुत तरह का चेंज आ चुका था. वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात क्या होता है खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा. क्या कहा? देन शेल आई एक्सेप्ट विसंबर्स प्रपोजल. क्या करूं, विसंबर का प्रपोजल मान जाऊं? भोली के लिए जो शादी का रिश्ता आया है उसको मान लूं? यस सर्टेनली, हाँ निश्चय ही, क्यों नहीं मानोगे? हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली को अगर इतना अच्छा खाते पीते घर का, वेल टू डू मीन्स खाते पीते घर का, बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं लेकिन हाँ लगभग जो मिडिल अपर मिडिल क्लास टाइप का, बड़ी भाग्यशाली होगी अगर उसे इस तरह से खाते पीते घर का दूल्हा मिल जाता है. तो अ बिग शॉप, कितनी बड़ी उसकी दुकान है. अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर है. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि उसके अकाउंट में कई हजार रुपए हैं. तो भोली बड़ी भाग्यशाली होगी अगर उसकी शादी होती है. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी. सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी तरफ से किसी भी प्रकार के दहेज की डिमांड नहीं है. ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. दैट इज राइट. तो रामलाल कहता है हाँ ये ठीक है, अच्छी बात है. बट ही इज नॉट सो यंग यू नो. लेकिन तुम्हें पता है वो इतना जवान नहीं है जितना होना चाहिए भोली के लिए. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरी उम्र का होगा वो. काफी बुजुर्ग इंसान से उसकी शादी कर रहे थे. एंड ही ऑल्सो लिम्स, इतना ही नहीं, वो लंगड़ाता भी है, एक पैर से उसे प्रॉब्लम है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ हैव क्वाइट ग्रोन अप. इससे भी बड़ी बात यह है कि जो बच्चे उसकी पहली पत्नी से हुए थे वो काफी बड़े हो गए, शायद भोली की उम्र के होंगे. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. पत्नी कहती है तो क्या हो गया, 45 और 50, अरे भाई 45 का होगा या 50 का होगा. इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन. आदमी के लिए कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज. हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वो किसी दूसरे गांव का रहने वाला है. अगर वो हमारे गांव का होता तो भोली की शादी हो भी नहीं पाती उससे. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स. और उसे हमारी भोली के चेहरे पे इतने सारे पोक मार्क्स हैं, इतने काले निशान हैं, मालूम नहीं है उसको. एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसे ज्ञान भी नहीं है, ये भी पता नहीं है. इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है. इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ.
कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहे। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या सोचेगी, क्या कहेगी, किससे शादी करा दी मेरी। What will that witless one say? अरे उसको तो ज्ञान ही नहीं है, वो क्या कहेगी, जहाँ कर दोगे वहीं कर लेगी। She is like a dumb cow. गूंगी बहरी गाय है वो तो, सीधी सादी गाय है। In the another corner of the courtyard, भोली lay awake on her cot. इधर आंगन के दूसरे हिस्से में अपनी चारपाई पे भोली अभी भी जागी हुई थी। इनकी कॉन्वर्सेशन को सुन रही थी। उन्हें लगा कि यह सो गई है, लेकिन वो जागी थी और सारी बातें सुन रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए ये बातें कर रहे थे और इनकी हर बात को वो सुन रहे थे। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। विशंबर नाथ जो था वो एक खाता पीता अच्छे घर का पैसे वाला ग्रोसर था। ही केम विद अ बिग पार्टी। शादी सेटल हो जाती है, एक बड़ी सी बारात लेके वो आता है। ऑफ फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारे दोस्त थे, रिलेशंस और रिश्तेदार थे। विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए बारात लेके आ जाता है। अ ब्रेस बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन फिल्म ही डिड द प्रोसेसन। और बारात उनके दरवाजे पे पहुंचती है और एक पॉपुलर हिंदी गाना उसमें चल रहा था। ये देश है वीर जवानों का, हल बेलों का, मस्तानों का। अक्सर ये गाना शादियों में बजता है और शायद यही गाना उस समय बज रहा था। बारात लेके वो दरवाजे पे पहुंच जाता है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स। और वो अधेड़ जो दूल्हा था सजे सवरे घोड़े पे बैठ के आया था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड। रामलाल बड़ा खुश होता है। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प मतलब शो ऑफ, दिखावा। स्प्लेंडर ये चकाचौंध, क्या शानदार बारात आई थी। देख के रामलाल खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ हर फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। कभी उसने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी। कभी नहीं सोचा था उसने। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। एनवियस मतलब ईर्ष्यालु। भोली की जो बड़ी बहनें थी उनकी तो बारात सिंपल आई थी, बैलगाड़ी से आए थे वो लोग बारात लेके। इधर कार के जखीरे आए हुए थे, ऊपर से बैंड भी इतना बढ़िया शानदार आया था, काफी लाइटिंग वगैरह थी। तो उन बहनों को ईर्ष्या हो रही थी कि देखो इसकी कितनी अच्छी बारात आई है। ये नहीं सोच रही कि इसका दूल्हा कैसा, हमारा दूल्हा कैसा है। उन्हें ईर्ष्या हो रही थी कि इसकी इतनी शानदार बारात आई और हमारी ऐसे ही आ गई थी बैलगाड़ी से। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वो पवित्र क्षण आया कि अग्नि के फेरे लगाने थे उन्हें और उस सारे रीति रिवाजों को निभाना था, तभी पंडित जी बोलते हैं कि दुल्हन को बुलाइए। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। भोली ने लाल रंग की रेशम की दुल्हन वाली पोशाक पहनी हुई थी। उसमें लिपटी हुई, क्लैड मतलब पहने हुए, साड़ी में लिपटी हुई। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। उस हवन कुंड के पास उसे दुल्हन वाली जगह पे लेके आते हैं। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभर नाथ। जयमाला पहले हुई मंडप के नीचे और विशंभर नाथ का एक दोस्त कहता है कि दुल्हन को वरमाला पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। पीले गेंदे की माला बना के दी गई थी और दूल्हे ने क्या किया, उस माला को उठाया और दुल्हन को पहनाने की जैसे ही कोशिश की, अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत दुल्हन के पीछे खड़ी थी, भोली के पीछे। उसे बड़ी ईर्ष्या हो रही थी, इतनी बड़ी बारात आई है इसकी, और उसने क्या किया, उसका पीछे से पल्ला खींच दिया साड़ी का। जैसे ही साड़ी के पल्लू को खींचा, भोली का चेहरा खुल गया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। विशंबर ने अचानक भोली का चेहरा देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉज्ड इन हिज हैंड। माला हाथों में टंगी रह गई, आगे बढ़ी ही नहीं। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट फिर खींच लिया, चेहरा ढक लिया। हैव यू सीन हर? देखा, चेहरा देखा इसका? सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशंबर अपने बगल में खड़े हुए दोस्त से बोला।
शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। अरे इसके चेहरे पे तो इसके निशान है, क्या बोलते हैं उसको, चेचक के। इसके चेहरे पे चेचक के निशान है, देखा तुमने? तो फ्रेंड काफी लॉयल था, कहता है सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी कोई जवान नहीं हो कि तुम्हें खूबसूरत चांद जैसा चेहरा चाहिए, ठीक है? बुक मार्क्स से रहने दो। मे बी, ठीक है, मानता हूँ जवान नहीं हूँ, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अब तो मैं एक ही शर्त पे शादी करूंगा कि हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। इसके पिता जब मुझे 5,000 रुपए देंगे ना, तभी मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल जाता है, अपनी पगड़ी उनके पैरों पे रख देता है। पगड़ी रखने में 1 मिनट नहीं लगाते लड़की के पिता। हिज ऑनर, ये कोई कपड़े की पगड़ी नहीं थी, ये उनका सम्मान था जो उन्होंने जिंदगी भर कमाया था। एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों पे रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे इस तरह से अपमानित मत करिए। ह्यूमिलिएट मतलब अपमानित करना। टेक 2,000 रुपीज, मोल भाव करने लगे। 5,000 नहीं, 2,000 ले लीजिए। नो, कहता नहीं, 5,000, 5,000, और वी विल गो बैक। अगर नहीं दोगे तो हम वापस चले जाएंगे बारात लेके। कीप योर डॉटर, रखो अपनी लड़की अपने पास, हमें नहीं चाहिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ तो दया करिए, कुछ तो मरम्मत करिए। इफ यू गो बैक, अगर आप चले जाओगे तो आई कैन नेवर शो मी माई फेस इन द विलेज, मैं अपने गांव में कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विथ 5,000, 5,000 बाहर लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल वेंट इन, अंदर जाता है घर के अंदर। ओपन द सेफ, अलमारी खोलता है। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और 5,000 रुपए गिनता है। ही प्लेस द बंडल एट ब्राइड ग्रूम्स फीट, और रुपए लाके उसके पैरों पे रख देता है। लक्ष्मी का इतना अपमान। पता नहीं किस खर्चे के लिए उसने वो पैसे रखे होंगे, अचानक ये एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्पेंट स्माइल। ट्रिम्पेंट मतलब युद्ध लड़ा और जीत गए। वो जीत वाली जो खुशी होती है वो अब विशंबर के चेहरे पे साफ दिख रही थी। ही हैड गैम्बल्ड, उसने कोई जुआ खेला, एंड वॉन, और जीत गया। वो खुशी उसके चेहरे पे दिख रही थी। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। कहता, अरे भाई माला लाओ। कहाँ है, जाए माला लेके आओ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार फिर से घूंघट खुलता है दुल्हन का, अपना घूंघट खुद ही खोल देती है इस बार। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, इस बार उसकी नजरें झुकी नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, ठीक सामने। लुकिंग स्ट्रेट, एकदम सीधे सामने देख रही थी विशंबर का चेहरा। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाली पति के आंखों में झांक रही थी। एंड इन हर आईज देयर वर नीदर एंगर नॉर हेट, आंखों में ना तो नाराजगी थी ना ही कोई नफरत थी, बस ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक घृणा की भावना थी। घृणा नहीं, रिफ्यूजल। आंखों में क्या था? रिफ्यूजल। तुम मुझे क्या रिफ्यूज करोगे, मैं तुम्हें रिफ्यूज करती हूँ, इस तरह की भावना उसकी आंखों में थी। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर को पता नहीं था इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने सोचा माला थोड़ी और ऊंची करके इसको पहना दूं, बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो माला उसे पहना पाता, बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। जैसे कोई बिजली की रफ्तार होती है ना, लाइटनिंग देखते हो ना आकाश में, उसी तरीके से भोली का हाथ सामने से आता है, उस माला को छीन लेता है। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और माला को उठा के उसी हवन कुंड में फेंक देती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, अब खड़ी हो जाती है
और अपने घूंघट को अच्छी तरह से, अभी तो इतना ही चेहरा खोला था, अब क्या करती है, अपना पूरा पल्ला पीछे फेंक देती है एंड और कहती है, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। आज तक भोली को किसी ने सुना नहीं था इस तरीके से बोलते हुए, विदाउट एनी स्टैमर, बिना किसी हकलाहट के। कहती है, पिताजी, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, neighbors were startled to see her speak without even a slightest stammer. जरा सा भी हकलाए बिना बोली जब बोली तो ये सारे के सारे लोग चौंक गए। स्टार्टल मतलब चौंक गई, ये क्या बोलती भी है ये। क्या कहती है, पिताजी, टेक योर मनी, पैसा उठा लो अपना। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल को लग रहा था जैसे करंट लग गया। थंडर स्ट्रक मतलब जैसे करंट लगता तो इंसान नहीं एकदम शांत हो जाता है। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, गेस्ट का तो यही काम होता है, कानाफूसी शुरू कर दी। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है। सो अगली, कितनी भद्दी है। सो सेमलेस, बड़ी बेशर्म है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड सामला, सॉरी रामलाल। रामलाल चिल्लाता है, कहता, बोली, पागल हो क्या। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को डिस्ग्रेस कर रही हो, हमारा सबका अपमान कर रही हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, अरे हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, हाँ पिताजी, आपकी इज्जत के लिए ही। सेड भोली, भोली कही, बोलने लगी, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े इंसान के साथ शादी के लिए तैयार हो गई थी, ओनली बिकॉज ऑफ योर इज्जत, केवल आपके सम्मान के लिए। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. लेकिन मैं एक मीन मतलब नीच, ग्रीडी लालची, कंटेम्प्टेबल घृणास्पद, कवर्ड कायर। अगर वो लेम था, अगर वो बूढ़ा था तो चल जाता, लेकिन इन अवगुणों वाले इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी, इसे मैं पति स्वीकार करूंगी ही नहीं। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, 3 बार डिक्लेयर कर दिया उसने। वॉट अ सेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, अरे हम तो सोच रहे थे कि ये कभी सींग न मारने वाली, बिना कोई नुकसान पहुंचाने वाली, गूंगी बहरी सीधी सादी गाय है। इसने तो ऐन वक्त पे इज्जत उतार दी सबकी। ये सब पड़ोसी कानाफूसी कर रहे थे। द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख है, इज स्पीकिंग, कुछ छूट गया है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, एक बुजुर्ग महिला भोली पर टिप्पणी कर रही थी, रिमार्क कर रही थी। तभी भोली उसकी तरफ पलटती है, क्योंकि पीछे ही खड़े होकर शायद इसी ने घूंघट खींचा था उसका, और भोली जो है उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, यस आंटी, हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप सभी लोग तो मुझे डंडे से भगाई हुई गाय समझते थे ना। जो गाय यूजलेस होती है, बुजुर्ग हो जाती है या किसी काम की नहीं होती है, उसे डंडे से हक दिया जाता है कहीं पे भी। आप मुझे यही समझ रहे थे ना। दैट इज वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसीलिए आप लोग मुझे इस निर्दयी इंसान के हाथ में देना चाहते थे, कसाई के हाथ में देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल, लेकिन अब ये गूंगी बहरी गाय, ये हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, सुन चुकी या कुछ और भी सुनना है, और सुनाओ। विशंबर नाथ द ग्रोसर, इधर विशंबर नाथ जो था, जो वहां खड़ा सारा तमाशा देख रहा था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब उसने देखा कि लड़की जो है एकदम तमतमा गई, अब शादी तो किसी हालत में होगी नहीं। अपनी बारात लेके वो घर से निकलने लगा आंगन में से बाहर की तरफ। द कंफ्यूज बैंड्समैन,
अब बैंड वाले तो अंदर आते नहीं हैं, दरवाजे पे ही रहते हैं। अब तुम लोग समझ सकते हो आगे क्या हुआ होगा। उनको लगा कि शादी हो गई, दुल्हन को लेके दूल्हा निकल रहा है, और उन्होंने वो प्यारी सी धुन बजाना शुरू किया कि ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उन्हें क्या पता कि दुल्हनिया ने मना कर दिया है शादी के लिए, और वो पॉपुलर ट्यून बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song। जो closing song होता है उसको बजाना शुरू किया, यही वाला था सॉन्ग, ठीक है। रामलाल stood rooted in the ground। इधर रामलाल जो है उसके मानो पैर जमीन में जम गए थे, हिल डुल कुछ नहीं पा रहा था वो। He heard his head bowed low and the weight of grief and shame। उसका सिर झुका हुआ था, शर्म और दुख की जो वजन था उससे। शर्म भी आ रही थी और दुखी भी बहुत था, बेटी की शादी तुरंत टूटी थी, पुराने ख्यालात का इंसान था और वो हिल डुल नहीं पा रहा था, एक ही जगह खड़ा था आंगन। इधर द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। धीरे धीरे जो हवन कुंड की आग थी वो भी बुझने लगी। एवरीवन वाज गोन। हर कोई वहां से चल देता है, जो भी रिलेटिव्स आए थे, जो भी वहां पे आए थे लोग, वो सब वहां से चल देते हैं। और फिर क्या होता है, रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल भोली की ओर मुड़ता है और कहता है, अपनी बेटी की ओर मुड़ के क्या कहता है, बट व्हाट अबाउट यू। अब तुम्हारा हम क्या करेंगे। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू। अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, घर में रखेंगे। And Sulekha said in a voice that was calm and steady। सुलेखा ने अब बोलना शुरू किया बड़ी शांत आवाज में, लेकिन लगातार धारा प्रवाह। क्या बोलने लगी, डोंट यू वरी। आप परेशान मत होइए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आई विल सर्व यू एंड मदर। तो मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूंगी, मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। ये मत सोचना कि मैं बोझ बन जाऊंगी आपके ऊपर। मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैडम। मैडम भी इनवाइटेड थी। बेचारी कोने में खड़े होके सारा माजरा देख रही थी और डर रही थी, अभी मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि मैंने इनकी बेटी को बिगाड़ दिया। बेचारी सक पकाई हुई दूर खड़ी खड़ी सब देख रही थी, कहीं मेरे ऊपर इल्जाम न लग जाए। तभी भोले अपनी मैडम से पूछती, क्यों मैडम, सही कह रही हूँ ना, डिसीजन सही है ना मेरा। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। बेचारी कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, और इस ड्रामा को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स। अंत में कहा, हाँ भोली, निसंदेह ये सही है। She replied, वो बोली, and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece। और उनकी आंखों में वो चमक दिख रही थी, टीचर की आंखों में, जो एक आर्टिस्ट जब अपनी मूर्ति को बना लेता है, कोई भी आर्टिस्ट जब अपनी मूर्ति को बनाता है तो क्या होता है, लास्ट में उसको फाइनल टच देता है, और फाइनल टच देने के बाद एक टक वो उसे निहारता है, क्या मैंने खुद बनाया इसे। वो जो चमक होती है, वो जो खुशी होती है, वही खुशी आज भोली की टीचर की आंखों में थी। उन्होंने जो मास्टरपीस बनाया था वो वास्तव में परफेक्ट था, अपने आप में पूर्ण था। उनकी जो एक तपस्या थी, एक डरी हुई सहमी हुई लड़की को आज उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। दैट इज द स्टोरी ऑफ भोली। ये भोली की कहानी है। एंड नाउ हैव अ नाइस डे।